सरफेस एरिया बढ़ जाए और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद होता है कंसंट्रेशन का मामला। कंसंट्रेशन का मतलब होता है टू रिमूव गेन इम्प्योरिटी। उसके अंदर जो गेन इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्या कहते हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज। गेन इम्प्योरिटी बोलो, अनवांटेड इम्प्योरिटीज उनको क्या करना है, रिमूव करना है बाय फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोट का मतलब होता है झाग, और वो झाग जो फ्लोट करती रहेगी उसके ऊपर। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम वाटर को ऐड कर देते हैं, उस ओर को कॉपर क्लोराइड या सल्फाइड ओर है उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, कंटेनिंग फाइन आयल। उसके अंदर फाइन आयल भी होगा। उसके अंदर हम एयर को पास करते हैं हाई प्रेशर से, तो एक झाग बन जाती है। और जो सल्फाइड ओर है उसको झाग के पड़कर क्या कर देते, कोट कर देते। सल्फाइड ओर को कोट कौन करेगा, थ्रोट झाग कोट कर देगी, और वो क्या होगी, वो ऊपर फ्लोट करती रहेगी, वो ऊपर फ्लोट करती रहेगी सल्फाइड ओर, और बाकी जो गेन इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे होंगी, इसलिए वो इजीली रिमूव हो जाएंगी। और जो ओर है उसको इजीली क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि ओर को कोट किया है थ्रोट में, झाग में, और वो फ्लोट कर देंगे। तो फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करती रहेगी इसके ऊपर, और बाकी जो गेन इम्प्योरिटीज होगी वो बॉटम के अंदर चली जाएंगी। इस तरह कंसंट्रेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, गेन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगे। ये भी समझे फिजिकल चेंज है। अब उसके अंदर की कोर को कुछ हुआ तो नहीं है, सिर्फ फिजिकल चेंज है। जब हम दो होता है सब्सटेंस का मिक्सचर होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। उसके लिए हम सिर्फ फिजिकल टेक्निक इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये हो गया कंसंट्रेशन का प्रोसेस, मतलब गेन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। उसके बाद है रोस्टिंग। अच्छा, रोस्टिंग में हम कोर को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट देते हैं। लार्ज फर्नेस के अंदर भट्टी होती है, उस भट्टी के अंदर क्या करेंगे, उसको स्ट्रॉन्गली हीट देंगे, तो ये ओर डिकम्पोज हो जाएगी। ये जो सल्फाइड ओर है ये डिकम्पोज हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ हीट करने के बाद। अच्छा, एक बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा फेरस ऑक्साइड, और दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा क्यूटिस सल्फाइड। इनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको रिमूव हो जाएगी, और बाकी दो को रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस को कहते हैं सिमेटिंग। तक कहां तक पड़ेगा जी, नहीं कल रोस्टिंग हो गया था, सिमेटिंग हो गया था, तो सिमेटिंग से तो वो पूरा नहीं हुआ था, तो सिमेटिंग से स्टार्ट करेंगे। देखो सिमेटिंग समझे मेल्टिंग से निकला हुआ है। सिमेटिंग का मतलब है उस ओर को इतना हीट देंगे हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे कि वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद मेल्ट को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसमें से मेल्ट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे सिमेटिंग के जरिए। ठीक है, तो इन दिस मेथड रोस्टेड मटेरियल जो रोस्टेड मटेरियल था हमारे पास वो है ACO एंड क्यूटिस सल्फाइड, ये रोस्टेड मटेरियल है। इसको मिक्स करते हैं किसके साथ, मिलाते हैं किसके साथ, सेम के साथ, SiO2 के साथ, एंड कूल। एंड हीटेड एट हाई टेम्परेचर, उसको हीट देते हैं हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, बर्निंग ऑफ कूल, increase the temperature,
1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो कोल का झरना है वो टेम्परेचर को इलिवेट कर देता है, हाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि ये सब क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, जो रेजिडुअल रोस्टेड मटेरियल है वो सब क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। अच्छा अब क्या होगा, HEO combined with SiO2 to form ferrous leakage। जिसको हम कहते हैं स्लेग, FeSiO3 स्लेग बन जाता है। which flows on molten copper matte। तो ये जो स्लेग होगा ये फ्लोट करता रहेगा किसके ऊपर, मोल्टेन कॉपर मेट, लिक्विड कॉपर मेट। और लिक्विड कॉपर मेट में क्या है, क्यूपर सल्फाइड है और प्लस फेयर सल्फाइड होता है, APA। इनको हम कहते हैं लिक्विड कॉपर मेट। तो इस ऊपर स्लेग जो भी फ्लोट करती रहेगी, तो स्लेग को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और बाकी बचेगा हमारे पास लिक्विड कॉपर मेट। तो लिक्विड कॉपर मेट को क्या करते हैं, बेसिमर कन्वर्ट के अंदर हीट देंगे। बेसिमराइजेशन लिखा होगा इसके अंदर, मतलब बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। लिक्विड कॉपर मेट is strongly heated। in Bessemer converter। बेसिमर कन्वर्टर के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं। इसका जो लोअर पोर्शन है उसमें से एयर को पास किया जाता है, ऑक्सीजन को पास करते हैं, विद जो मिडिल पावर लोअर पार्ट उसमें से ऑक्सीजन गैस को इंक्लूड करवाते हैं। और वो जो क्यूपर सल्फाइड है, क्यूपर सल्फाइड, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्यूपर सल्फाइड जो अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और पार्शियली कन्वर्ट कर जाएगा क्यूपर ऑक्साइड और दूसरा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। देखो क्यूपर सल्फाइड है जो पार्शियली रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बेसिमर कन्वर्टर में जब उसको हीट देते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन गैस को भी पास किया जाता है। तो क्यूपर सल्फाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्यूपर ऑक्साइड, और दूसरा क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्यूपर सल्फाइड partially converted to cuprous oxide। जो cuprous सल्फाइड होगा वो partially कन्वर्ट होगा किसके अंदर, cuprous oxide के अंदर। मतलब कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा, partially कन्वर्ट होगा, कुछ पोर्शन का किसमें तब्दील हो जाएगा, ऑक्साइड में। अच्छा तो cuprous oxide and cuprous sulfide react to form metallic copper। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटलिक कॉपर बना देंगे। अच्छा कौन रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड के साथ। मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड होगा वो रिमेनिंग किसके साथ, रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटलिक कॉपर बना देता है। तो देखो क्यूप्रस सल्फाइड है ये और ये क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है किसके साथ, रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, और बनाता है मेटलिक कॉपर। क्या बन गया, कॉपर मेटल बन गया लिक्विड फॉर्म में।
अच्छा, दूसरा बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब है मेटल कॉपर मिला है लिक्विड फॉर्म में। जैसे ये साल्टिफाई होगा, ये कॉपर जैसे साल्ट में तब्दील होने लगता है तो उसमें से गैस भी निकलती रहती है कंटिन्यूसली, और जहां से गैस निकलती है वहां पे विनस्टर बना लेती है, होल्स बना लेती है, और इसलिए इस कॉपर को हम कहते हैं विनस्टर कॉपर। विनस्टर कॉपर का मतलब है इसके अंदर होल्स हैं। होल्स किसकी जैसे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जैसे। तो ये है, इसको हम कहते हैं विनस्टर कॉपर। और ये इम्प्योर होता है, 1% इसके अंदर इम्प्योरिटी है। ये इम्प्योर है। इसके अंदर इम्प्योरिटी कौन सी होंगी? आर्सेनिक, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये इम्प्योरिटी के अंदर मौजूद होंगी 1%। उन 1% को हमें रिमूव करना है, अदरवाइज ये जो विनस्टर कॉपर है ये इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सही नहीं होगा। ये जो विनस्टर कॉपर है ये इम्प्योर कॉपर है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए सुइटेबल नहीं रहेगा। इससे क्या होगा? लाइन लॉस होगा, शॉर्ट सर्किट भी होगा इम्प्योर कॉपर से। इसलिए इसको क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई जो प्रोसेस होता है हम कहते हैं रिफाइन करता कॉपर। तो अब देखो सिमेल्टिंग के प्रोसेस से आपको क्या मिल गया? कॉपर मिला है, मगर वो अपने ज्यादा टेम्परेचर हीट, रिलेटिव टेम्परेचर आपने हीट दिए, इतना कुछ चार्ज कर दिया, हीट दिए कि वो सारे का सारा मटीरियल क्या हो गया? मोल्टेन फॉर्म में आ गया, मोल्टेन फॉर्म। क्योंकि लिक्विड कॉपर वेस्ट का मतलब ये मोल्टेन फॉर्म होगा कॉपर का, और फिर उसको डेसिमल कन्वर्टर के अंदर, जिसको कहते हैं डेसिमलाइजेशन, डेसिमल कन्वर्टर के अंदर उसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, और डेसिमल कन्वर्टर में क्या करते हैं? एयर को पास किया जाता है, हीट भी दी जाती है और एयर को पास भी किया जाता है। लोअर जो कार्नर होगा, सब लोअर मिडिल कार्नर होगा, वहां पे इसको एयर को पास करते हैं, और एयर क्या करेगी? उसके साथ रिएक्ट करेगी। ग्लास ऑफ एयर जो होगा वो उसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस सल्फाइड को पार्शियली कन्वर्ट करेगा क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड और रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ये क्यूप्रस ऑक्साइड और रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? फिर कॉपर बनाते हैं, या कॉपर बनाते हैं जो होगा लिक्विड फॉर्म में, बाद में सॉलिडिफाई होगा। तो उसके अंदर जो सल्फर रीजन है वो स्टेप होती है, और वहां से क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज को कहते हैं विनस्टर कॉपर। अब आते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग। तो कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है। जो एक नॉन एब्सॉर्बिंग सेल होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल चेंज लाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे किसके लिए? केमिकल चेंज के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसके अंदर क्या होगा? दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दो रॉड्स होती है मेटल की, एक कैथोड का काम करती है, दूसरा एनोड का। तो एनोड इज तो विनस्टर कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर है, इज यूज एज ए एनोड। जो विनस्टर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, उसको एनोड के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है। इसको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो इसको कहां पे यूज करेंगे? एज ए एनोड। एंड थिन शीट, of pure copper
यूज एज ए कैथोड। जो कॉपर की प्योर कॉपर की थिन शीट होगी उसको हम यूज करेंगे एज ए कैथोड। इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ग्रेफाइट की। ये जो प्योर कॉपर है इसको ग्रेफाइट की हम कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर को डिपॉजिट होना है। कैथोड पर कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है, उसको इजीली रिमूव कर सकें। ठीक है भाई, देखो ना कॉपर की रिडक्शन कहां पे होगी, कैथोड पर होगी। तो कैथोड पर जो कॉपर डिपॉजिट होगा, एक्स्ट्रा कॉपर डिपॉजिट होगा, उसको हम क्या करेंगे, इजीली रिमूव कर सके, ताकि ग्रेफाइट की कोटिंग रिमूवल में रुकावट पैदा नहीं करेगी। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इन इलेक्ट्रोड्स को मेटल की राख को हम फिक्स करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट। एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसको एसिडिफाई करते हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है जिसको एसिडिफाई करते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अच्छा अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है ये मैं सिंपल सेल बना लेता हूं, क्योंकि जो तस्वीर है उसमें अंदर ज्यादा रात बनाई गई एनोड की ज्यादा कैथोड की, मगर मैं सिर्फ एक रात बना लेता हूँ ताकि रिएक्शन को समझ में आ जाए आपको। ये देखो, ये जो मोटी रात है ये, क्योंकि जो थिक रात होगी वो बिल्कुल कॉपर की, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करना है, उसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो इसका मतलब है ये जो थिक राड है, ठीक है, ब्लॉक बिल्कुल कॉपर है। तो ये क्या है, यह है बिल्कुल कॉपर। और ये यूज हो रहा है एज एनोड। इस तरह की बहुत सारी और राड्स भी होंगी, इस तरह की बहुत ज्यादा और राड्स भी होंगी, काम उनका सबका एक जैसा ही है। और एक थिन शीट है, देखो थिन शीट है, ये प्योर कॉपर की, प्योर कॉपर, ये कैथोड के तौर पर यूज होगी। ये किसका काम करेगी, कैथोड का। और प्लस कॉपर काम किसका करेगा, एनोड का। एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और कैथोड को जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इनके अंदर जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन के अंदर जो होगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर सोल्यूशन। अब अगर जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो सोल्यूशन जो कॉपर आयन है सोल्यूशन के अंदर वो कैथोड पर जाकर रिलीज होंगे। मतलब सोल्यूशन में कॉपर आयन है, सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है, वो कहां पे जाएंगे, कैथोड पर जाकर रिलीज हो जाएंगे। तो रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगी किसकी, कॉपर आयन की, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर मेटल में तब्दील हो जाएगा। ये जो कॉपर मेटल में तब्दील हुआ है ये 99.99% क्या होगा, प्योर होगा। अच्छा अब देखो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है, देखो ये सॉल्यूशन में कॉपर आयन है, ये कहां पे जा रहे हैं, कैथोड पर जाकर रिलीज हो गए, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो गए। तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कमी होने लगेगी, सॉल्यूशन में कॉपर आयन की शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा वो शॉर्टेज कहां से पूरी होगी, एनोड से। शॉर्टेज कहां से पूरी होगी, ये जो एनोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें तब्दील होगा, कॉपर आयन में। और वो कॉपर आयन किसमें जाएंगे, सॉल्यूशन में, और वहां से जाएंगे कैथोड पर। इस तरह जितने कॉपर आयन सॉल्यूशन में से कैथोड पर जाएंगे उतने एनोड पर कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होगा, जो प्लस कॉपर उतना क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। इस तरह एनोड पर जो प्लस कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होता जाएगा, ऑक्सीडाइज होता जाएगा। उसकी जो थिक शीट थी वो क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, उसका वजन कम होता जाएगा और कैथोड का वजन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रही, कॉपर रिलीज हो रहा है।
और आखिर में अल्टीमेटली क्या होगा, जो एनोड क्लस्टर कॉपर होगा वो पूरी शीट खत्म हो जाएगी, सिर्फ बचेंगे सिर्फ रेडियो भी, जिनको हम कहते हैं एनोड मेटल बोलते हैं, वो रहेगा, बाकी सब कुछ सारे का सारा काम ही चला जाएगा कैथोड पर। तो ये हो गया रिएक्शन एट रिडक्शन एट कैथोड रिडक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, किसकी, क्लस्टर कॉपर की, क्लस्टर कॉपर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके अंदर, कॉपर आयंस में, कॉपर, ये कॉपर आयंस किसमें जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन से फिर कहां पे जाएंगे, जाकर कैथोड पर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है इसके अंदर एनोड खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो एनोड की राड है क्लस्टर कॉपर की वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है कॉपर आयंस में, कॉपर आयंस जाते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से फिर कैथोड पर जाकर रिलीज हो जाएंगे। इस तरह कैथोड पर आपको जो कॉपर मिलेगा वो 99.99% प्योर होगा, जो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्या है सुइटेबल है, इसको इलेक्ट्रिकल वर्क में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कॉपर की प्यूरिफिकेशन या कॉपर की हमें एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए थे। मतलब उसके अंदर पहले इसको जैसे ओर को लेकर आया तो उसके हमने तोड़ दिया छोटे पीसेस में, फिर उसको पीस कर पाउडर में तब्दील कर दिया, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन हुई जिसमें गेन इम्प्यूरिटीज को हमने रिमूव किया फ्लोटेशन प्रोसेस से, फिर उसके अंदर रोस्टिंग हुई, स्ट्रांगली हीट दी, और डिकम्पोज हो गई। ठीक है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, फिर ऑक्साइड मिल गया, सुपर सल्फाइड मिला, उसके बाद सिमेंटिंग का प्रोसीजर आया जिसके अंदर हमने ओर को, जो रोस्टेड मटेरियल था, रोस्टेड मटेरियल एक ही और सुपर सल्फाइड, उसको हमने हीट किसके साथ, सिलिका के साथ, और दूसरा कोल के साथ एट इलेवेटेड टेम्परेचर, और कोल जो था वो टेम्परेचर को इलेवेट करने में हेल्प कर रहा था 1200 से 1500 तक। उसमें जो फेरस ऑक्साइड था उसने चेन के साथ रिएक्ट किया, फिर सिलिकेट वगैरह स्लेट जो प्रयोग कर रहा था लिक्विड कॉपर मेट के ऊपर, और जो लिक्विड कॉपर मेट है जिसमें फ्यूटर सल्फाइड है, थोड़ा कुछ फेरस सल्फाइड है, उसको हम क्या करते हैं बेसिमल कन्वर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं। जब बेसिमल कन्वर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और फ्यूटर सल्फाइड पार्शियली कन्वर्ट करते हैं वो ऑक्साइड, तो फिर कॉपर ऑक्साइड और रिमेनिंग फ्यूटर सल्फाइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फिर कॉपर बनाते हैं, इम्प्योर कॉपर बनता है जो 99% प्योर है वाली पेन। अच्छा, अब आते हैं ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके यूजेस क्या हैं। यूजेस कुछ हमें पहले पढ़े हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर को इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर तो कॉपर का यूज क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब उसमें जो घर में हम फिटिंग करवाते हैं उसमें कॉपर इस्तेमाल करते हैं, प्योर कॉपर इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है। मोटर जितनी भी होती है, तो वो पानी वाली मोटर हो, जो दूसरी मोटर होती है उसके अंदर जो वायरिंग होती है वो प्योर कॉपर की है। फ्रिज के अंदर भी प्योर कॉपर की वायरिंग होती है। तो इसका मतलब है, इसके अलावा प्लम्बिंग का काम जो होता है, प्लम्बर का इलेक्ट्रिक का काम होता है, उसके अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कॉपर के अलाइज भी है, ग्रास है, दूसरा है। अच्छा, दूसरा कॉपर जो है आयरन, आयरन को हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है सबको पता है, सरिया जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो आयरन है। तो उसमें ड्राइव और जो पुल बनती है, या रेलवे ट्रेक बनता है, या रेल बनती है, या ऑटो मोटो पार्ट बनते हैं। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर आपको पता है आयरन से बनता है। स्टेनलेस स्टील, घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन है उसके अंदर स्टेनलेस स्टील है। कटिंग ड्रिलिंग के लिए टूल स्टील इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टील के आपको पता है सारे आयरन के यूज हो गए, क्योंकि बेसिकली तो आयरन ही है जो स्टील के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा मैग्नीज के यूज, उसको एक तो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई सेल की बैटरी होती है, ड्राई सेल जो आपको पता है ये वॉल क्लॉक के अंदर लगा देते हैं, रिमोट के अंदर लगाते हैं ड्राई सेल, उसके अंदर MnO2 यूज होता है। MnO2 को हम यूज करते हैं, और उस ड्राई सेल का जो आउटर सरफेस है वो बनाता है जिंक का, जिंक एनोड है, जिंक है एनोड है।
बीच में एक राड लगी होती है, देखो कागज की राड लगी होती है, जिसको कैथोड कहते हैं, ग्रेफाइट कैथोड होती है। अच्छा, जिसपे NaO2 की रिडक्शन होती है। चलो वो ड्राई फिल्टर हम पढ़ लेंगे, तो उसमें लिखा हुआ कि बैटरी से इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा, मैग्नीज को अलाइज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अलाइज है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, सेरामिक्स में इस्तेमाल होता है, गिलास बनाने में यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का अहम कंपाउंड है इसमें, जिसको हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। ठीक है, बाकी देखें हैं मुझे देना, ताकि कुछ और मेटल्स के यूज है, जैसे टाइटेनियम। टाइटेनियम को यूज करते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट्स होते हैं, देखो कभी कभी होता है हड्डी टूट जाती है, बोन की जो होता है ना दिमाग का बोन हड्डी टूट जाती है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो राड डॉक्टर लगाते हैं, राड जो लगती है। ठीक है, एक्चुअली राड उसके अंदर टाइटेनियम मेटल यूज होता है। जो स्क्रू लगते हैं उसके अंदर स्क्रू भी लगते हैं, वो स्क्रू भी किसके होते हैं, टाइटेनियम मेटल के होते हैं। अच्छा, जो इस्तेमाल करते हैं पीडियस, ये जो डॉक्टर होते हैं सर्जिकल दांतों वाले, जिनके दांत टेढ़े होते हैं, उनको दांतों को सीधा करके ब्रेक से लगा देते हैं, तो वो टाइटेनियम है उसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि इनके यूजेस क्या हैं। टाइटेनियम का यूज बता रहे हैं कि टाइटेनियम को यूज करते हैं आर्टिफिशियल जॉइंट के लिए, और दूसरा किसमें, बोन की प्लेट, ये बोन जो प्लेट होती है, मतलब बोन के अंदर प्लेट लगती है, आप उसके अंदर स्क्रू वगैरह भी लगते हैं, या डेंटल जो इम्प्लांट होता है, डेंटल सर्जरी के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, वो भी सारे उसके बने होते हैं। वेनेडियम को यूज करते हैं बैटरीज के अंदर, वेनेडियम एज ए कैटलिस्ट भी यूज होता है, V2O5। और वैसे ट्रांजिशन मेटल जो ऑक्साइड है ना, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ये गिलास को कलर भी देते हैं। गिलास है ना, गिलास के देखो मुख्तलिफ कलर है, ब्लू कलर का गिलास होता है शीशा, रेड कलर का गिलास होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का गिलास होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड जो ऐड करते हैं वो ग्रीन कलर देता है गिलास को, कॉपर ऑक्साइड लाइट ब्लू कलर देता है, कोबाल्ट ऑक्साइड डार्क ब्लू कलर देता है। तो ये जो गिलासेस के कलर हैं, ये ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड भी देते हैं। पढ़ भी तो काफी भूल ही रहे हो ना आप लोग, ये हमारी पुरानी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जो ऑक्साइड हैं वो कलर्ड होते हैं, तो ये कह रहे हैं मेकिंग गिलास बनाने में यूज करते हैं इसको। आयरन को, आयरन के यूज होने पर बिल्डिंग ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन टूल मेकिंग वहां पे ज्यादा है, तो यहाँ पे कम है। कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर, अलाइज में, सैनिटरी के काम के अंदर कॉपर यूज होता है। जिंक ग्लेवनाइजिंग, ग्लेवनाइजिंग आयरन लिखा होता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है ग्लेवनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, जिंक इस्तेमाल करते हैं, जिंक की कोटिंग करना, जिंक की कोटिंग को ग्लेवनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अलाइज बनाता है ग्रास, जिंक को बैटरी में इस्तेमाल करते, जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो बैटरी है उसका एनोड के तौर पर जिंक इस्तेमाल होता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्लाटिनम को एजुकेटर्स यूज करते हैं इन हाइड्रोजन रिएक्शन, निकल, प्लाटिनम, सेलेनियम। अच्छा, प्लाटिनम को कहते हैं व्हाइट गोल्ड, जो सोन से ज्यादा महंगा है। अगर हम प्लाटिनम की कीमत है तो सोन से ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं व्हाइट गोल्ड। अच्छा, मरकरी को थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर के अंदर मरकरी इस्तेमाल होता है, पारा जो डीपीएलर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अलाइज को क्या कहते हैं, अमलगम बोलते हैं। मरकरी की जो अलाइज है वो क्या है, अमलगम। तो चैप्टर कंप्लीट। अब हम आते हैं पोटेशियम, ऑरेंज रेड, रेड भले बोलो, ऑरेंज ऑरेंज कलर। नहीं देखो, एक चीज का पोटेशियम डाइऑक्साइड कलर है, वो ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड है। सॉल्यूशन जो बनता है वो ऑरेंज कलर का बनता है। ठीक है, तो देखा उन्होंने, देख लीजिए दो जगह पे लिखा है, और पुरानी किताब में भी है ऑरेंज, ऑरेंज में ग्रीन बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं लास्ट चैप्टर आपका बायोकेमिस्ट्री। देखो, बायोकेमिस्ट्री में हम केमिकल प्रोसेस पढ़े, केमिकल प्रोसेस एक नहीं ज्यादा प्रोसेस हो गए।
जो लाइफ के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं उन सब की स्टडी को क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री डील करती है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मतलब बायोकेमिस्ट्री में आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, एक ग़िज़ा होती है जो हमारे लिए जरूरी है, हमें एनर्जी मिलती है उससे। प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स के अहम कंपोनेंट है। इन सब के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद सेकंड नंबर पर फैट है जो एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट नहीं है, मगर जिस सूरत में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं देगा, लिपिड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो प्रोटीन की एनर्जी प्रोवाइड करनी नहीं। तो प्रोटीन का काम होता है बिल्डिंग और रीबिल्डिंग ऑफ द टिश्यू के मेंटेनेंस, बिल्डिंग और रीबिल्डिंग का काम होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन आपको पता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एंजाइम एक मैक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीमर है, दोनों प्रोटीन भी पॉलीमर है, एंजाइम भी पॉलीमर है, डीएनए भी पॉलीमर है, ये सब पॉलीमर है। अच्छा, स्टार्च पॉलीमर है, ग्लाइकोजन पॉलीमर है। तो इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप लोग, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप लोग कि उनमें कौन सा लिंकेज होता है आपस में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, उनको क्या करता है? बाइंड करते रहता है। तो बायोकेमिस्ट्री में ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप लोग, फंक्शन भी पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, मतलब प्रोटीन का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, लिपिड का क्या फंक्शन है, इसका रोल क्या है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, इस सब की स्टडी करेंगे इसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एक्चुअल जो आपका चैप्टर है वो यही है, ठीक है भाई। आपको जो कॉमन चैप्टर दी है ना, डॉक्टर बनेंगे तो दादी बात है, सारा जो काम की केमिस्ट्री है वो यही चैप्टर। आप इतनी काम की केमिस्ट्री आगे नहीं हो गया, वो बता देता हूँ। मतलब आपको मेडिकल के अंदर जो चैप्टर ज्यादा यूजफुल होगा वो ये है, जिसको हम आखिर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हमने जो हम स्टार्ट करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन था शुरुआत में कि क्या क्या है। अब जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट को। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट नाम को देखो, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो शुरुआत में जब इनकी रिसर्च हो रही थी कार्बोहाइड्रेट पे, तो साइंटिस्ट ने कहा ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर वाला है, 2:1 में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 2:1 में। ये तो शुरुआत की बात है, नई बात, जब कार्बन नए दरियाफ्त हुए थे। बाद में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उत्पादों को ओबे नहीं करते, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उत्पादों को ओबे करते ही नहीं है। एक रेनोज है कार्बोहाइड्रेट जिसका फार्मूला है C6H12O5, वो फार्मूला को भी नहीं कर रहा, 2:1 वाला नहीं फार्मूला को भी कर रहा है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं फार्मूला को भी कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी फार्मूला को ओबे कर रहे हैं, जिससे एसिड की एसिड C2H4O2, C2H4O2, H4O2 का मतलब 2:1 हो गया। फॉर्मल्डिहाइड CH2O है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला देखो 2:1 वाला है, मगर दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन रिजेक्ट हो। कार्बोहाइड्रेट की रियली जो डेफिनेशन थी कि भाई ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर वाला होता है, ये क्या होगी? रिजेक्ट होगी। लेटेस्ट डेफिनेशन करते पड़े। अच्छा, टेस्ट के हवाले से
ये चैप्टर होगा कंप्लीट। आइए देखिए,
GT का सिलेबस, GT8 का सिलेबस बायोमॉलिक्यूल्स है, और बायोमॉलिक्यूल्स में कल तक हम जो पढ़ेंगे वो आपका सिलेबस होगा, बिकॉज परसों जो आपकी टेस्ट है, कल तक जहाँ तक भी सिलेबस कवर होगा वो GT का सिलेबस होगा। ठीक है, तो होपफुली GT का सिलेबस, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। और प्रोटीन्स की सबसे पहले लिटरेरी या वर्ड मीनिंग है, उनको आप सीखेंगे, बहुत जरूरी है। लिटरेरी या वर्ड मीनिंग, फर्स्ट रैंक, प्रोटियो लफ्ज का मतलब ये होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट रैंक पूरा लफ्ज था फर्स्ट रैंक का इम्पोर्टेंस। जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसने भी नेम रखा था प्रोटीन का तो उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से इन्हें कहते हैं प्रोटीन्स आर फर्स्ट रैंक। जैसे यू नो वेरी वेल, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए थे, इस तरह से ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, समटाइम्स सल्फर के बने होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस। प्रोटीन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बहुत ही आसान से उसके लफ्ज हैं, जैसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उससे कहेंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ से ये हमें प्रोटीन मिलते हैं या सोर्सेज क्या है, जिन सोर्सेज के जरिए हमें जैसे प्रोटीन बॉडी के जो मिलते हैं, जैसे मीट है, मिल्क है, और मिल्क के अलावा जैसे एग है, और पल्सेस या जो दालें होती हैं उनकी दे आर आल्सो रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पल्सेस या दालें, जो पल्सेस का मतलब है दालें, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसी तरह से अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस इस हवाले से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, आप जरा देखें इम्पोर्टेंस। तो इन्हीं मॉलिक्यूल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की क्या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस हो सकती है। सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस जैसे आपको बताया कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। हार्मोन्स, अक्सर हार्मोन्स आपने देखा था, इनकी भी प्रोटीन से नेचर होते हैं। इसी तरह से एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट मूवमेंट में जो मदद देते हैं, ये भी जिस तरह से प्रोटीन से नेचर है। इसी तरह से इनकी बॉडीज है ग्लोब्यूलिन्स है, तो ये इम्यून सिस्टम के अंदर जो हमें डिफेंस प्रोवाइड हो रहा है, तो ये भी जिस तरह से कंपोनेंट जो है प्रोटीन के बने हैं। काफी सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स है जिसमें हेयर्स है, नेल्स है, एनिमल्स के जो हॉर्न्स है, हूव्स है, ये सब भी या जो प्रोटीन या बर्ड्स के जो फेदर्स हैं, ये सब जो प्रोटीन के बने हुए हैं। इनके अलावा एक और जैसे हीमोग्लोबिन, आप जैसे देखें हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। तो काफी सारे जैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन से लेकर होते हैं, इसकी वजह से कि वो बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस का इम्पोर्टेंस होती है। और हमें जैसे फर्स्ट रैंक पे जैसे साइंटिस्ट ने 1838 के अंदर कोई पसंद था जिसकी वो रखा था फर्स्ट रैंक भी। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि प्रोटीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम प्रोटीन की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, प्रोटीन को कैसे, बहुत ही आसान से काम है। आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए कोई प्रोटीन माना ही नहीं रखता है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को चबा देंगे। प्रोटीन का पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, proteins are the polymers of amino acids, या proteins are the polypeptide chain of amino acids, polypeptide chain of amino acids, polypeptide chain of amino acids। amino acids मिलके प्रोटीन बनाते हैं, amino acids मिलके जो है प्रोटीन बनाते हैं। या सिंपल वर्ड्स में जो है प्रोटीन जो कहेंगे कि ये पॉलीमर है, प्रोटीन जो है तो पॉलीमर है, और इसका जो बेसिक यूनिट या मोनोमर जो है वो अमाइनो एसिड है।
और अमाइनो एसिड इसका जो है मोनोमर है, अमाइनो एसिड इसका जो है मोनोमर है। जैसे हमने पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड पढ़ा था, तो इसी तरह से प्रोटीन और अमाइनो एसिड ये इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली। नाउ क्वेश्चन अराइज कि एक अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह की हो सकती है। अमाइनो एसिड टिपिकल अमाइनो एसिड है, इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। उसकी तरह देखेंगे कि जैसे एक असिमेट्रिक कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और यूरोवेरियल कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी जो है कौन सी कंपोनेंट होते हैं। एक जैसे कंपोनेंट ये हाइड्रोजन है, दूसरे एंड पे जैसे ये अमाइनो ग्रुप है NH2 इज द अमाइनो ग्रुप, ये इसे कहेंगे अमाइनो ग्रुप जो बेस भी कहलाएगा। लिखोगे अमाइनो ग्रुप। इसी तरह से एक कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप है COH, कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप, कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एसिड। इसी तरह से एक R ग्रुप होता है, R स्टैंड्स फॉर रेडिकल, और रेडिकल जो वेरिएबल होता है R ग्रुप दैट इज द रेडिकल, और रेडिकल जो है वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है चेंज होता रहता है, बिकॉज 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। इन 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में जो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप होता है, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड का जो बाकी सारे कंपोनेंट सेम होते हैं, सिर्फ R ग्रुप के अंदर डिफरेंस होता है, तो इस वजह से हर एक अमाइनो एसिड एक दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है। वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ R group. One amino acid is different from another amino acid on the basis of R group. R group की बुनियाद पे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट है। किस तरह से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुके हैं ऐसे सवाल, तो नेक्स्ट वीक भी आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे डिफरेंट है। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, गिवन है, और ये सवाल मेरी टाइम टेस्ट में भी आ चुका है, हम भी टेस्ट में रख सकते हैं ऐसा सवाल कोई। जैसे ये इधर जो है कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है, ये तो सेम है, बट R ग्रुप जो है वो जरा डिफरेंट होगा सबका। इसी तरह से ये अनदर अमाइनो एसिड कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और ये जो R ग्रुप होगा ये इसका जो डिफरेंट होगा R ग्रुप। एक तीसरा भी एक अमाइनो एसिड की डबल बॉन्ड OH NH2, और इधर जैसे H है, और जो R ग्रुप होगा इसमें डिफरेंस होगा। किस तरह से डिफरेंस होगा, जैसे हम नोट करते हैं, R ग्रुप अगर जस्ट H हो तो क्या बनेगा, R ग्रुप अगर CH3 हो तो क्या होगा, R ग्रुप अगर CH2OH होगा तो क्या होगा। तीनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले कई बार भी इसमें आ चुके हैं। अगर R ग्रुप H है तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हो जाएगा। R ग्रुप अगर जस्ट ओनली H है तो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा। R ग्रुप अगर CH3 है एलेनीन जो हो जाएगा, तो ऐसा अमाइनो एसिड होगा वो एलेनीन कहलाएगा, एलेनीन, एलेनीन। और इसी तरह से अगर R ग्रुप CH2OH हो, CH2OH हो तो क्या कहें कि नहीं। तो आपने देखा कि हर एक अमाइनो एसिड का, एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होना किस बात पे डिपेंड करता है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे डिफर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप। यह हम एक स्टेटमेंट भी इधर लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में हो कि वन अमाइनो एसिड
इज डिफरेंट, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट है फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड, किसी दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट है, वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप की बुनियाद पे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट है, वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। ये तीनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। हालांकि 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड है जिनका हमारे बुक के अंदर कोई फर्दर जिक्र नहीं है, 3 का गिवन है, तो हम इनको ही नोट करेंगे। एक्चुअली जो है यू नो वेरी वेल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है, तो ये क्यों 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ ये आर ग्रुप की बुनियाद पे, बिकॉज बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर हर एक अमाइनो एसिड की सेम है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर हर एक अमाइनो एसिड की सेम है, फर्क है जस्ट आर ग्रुप में, क्योंकि आर थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था कि आर इज वेरिएबल, आर इज चेंजेबल, आर ग्रुप अगर चेंज होती है तो अमाइनो एसिड भी डिफरेंट हो जाता है। अगर आर ग्रुप में जस्ट H है तो ग्लाइसिन, आर ग्रुप में CH3 है तो एल्यूमिन, आर ग्रुप CH2OH है तो ये सीरीन अमाइनो एसिड ऐसे बन जाता है। इंटर क्लास किसने पढ़ा होगा उनको पता है, एक जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड है, उसके अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड का नाम मौजूद है, 20 टाइप स्टार्ट सेलर शॉर्ट कोडर एंड हमने 20 टाइप का नाला बनाया है जिसका अमाइनो एसिड 20 टाइप का अमाइनो एसिड, ये नहीं तो क्लास पढ़ी होती है उसकी खबर है, उनके क्लास छोटे क्या है सिलेबस में आए होते हैं पीएमसी सिलेबस में, जेनेटिक कोड पीएमसी के सिलेबस में ना है आए सपोज जी करता हूँ पढ़ी होती हूँ तो पता नहीं। अच्छा, नाउ अनदर क्वेश्चन है कि वन प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्रोटीन हाउ, एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से कैसे डिफरेंट है, ये ऐसे सवाल होते हैं, बिकॉज प्रोटीन जो होते हैं जैसे प्रोटीन के जो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स हैं, मेनी टाइप्स हैं, थाउजेंड्स की तादाद में की क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स है प्रोटीन की जो है डिफरेंट टाइप्स है, क्यों इतने डिफरेंट टाइप है, मोनोमर तो सबका एक जैसे आप कहेंगे अमाइनो एसिड है, पर प्रोटीन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एक सीरीज और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सीरीज से आप सीक्वेंस से या ऑर्डर से तरतीब से, ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, सीरीज या ऑर्डर के अंदर अगर अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होगी तो प्रोटीन भी चेंज होगा। एक और कैटेगरी होती है इसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी मेटर करता है कि कितने अमाइनो एसिड हैं, तो इस तरह से एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने इंग्लिश की अल्फाबेट पढ़ी होगी लोअर क्लास में, इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसके अंदर आपको पता है कि कितने लेटर्स है, 26 लेटर्स है, इन 26 लेटर्स में काफी मिलियंस की तादाद में वर्ड्स बन सकते हैं, मिलियंस की तादाद में वर्ड्स बन सकते हैं, और ये मिलियंस की तादाद में वर्ड कैसे बनते हैं, तो आपको पता है कि इन्हीं 26 लेटर्स में एक जो नंबर मेटर कर रहा होता है और दूसरी जो सीरीज या तरतीब होती है तो वो भी मेटर कर रही होती है। जैसे एक लफ्ज हम लिखते हैं इधर 4 इधर लेटर लिखते हैं और इन 4 लेटर्स में हम क्या बना सकते हैं, लेटर तो 4 है, अल्फाबेट की 26 है, इनमें से ही आपने 4 लेटर लिखे, जिसमें अगर देखें 2 लेटर का एक वर्ड निकालें 8 हो सकता है, 3 लेटर का कोई वर्ड निकालें तो कैट हो सकता है, 3 लेटर का अनदर एक वर्ड निकालें एक्स हो सकता है, 4 लेटर का कोई वर्ड निकालें तो टैक्स हो सकता है, तो यानी इसी में से 4 लेटर में से कितने वर्ड निकले, बिल्कुल इसी तरह से तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है, उनके अंदर भी
इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बन सकते हैं। इस बुनियाद पे अंदर सीरीज और सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, और उसके अंदर नंबर 2 है कि अमीनो एसिड की तादाद भी कितनी होती है, इस हवाले से जो है प्रोटीन भी ऐसे होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं कि हाउ वन अमीनो एसिड इज लिंक्ड विद अनदर अमीनो एसिड। जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, एक दूसरे के साथ बॉन्ड की वजह जो अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड सब मिले हुए, तो इनके दरमियान यकीनन कोई न कोई बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड का कोई नेम भी होना जरूरी है। बॉन्ड का नेम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। पेप्टाइड भी कहते हैं, अमाइड कहते हैं, पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड। उसके जरिए जैसे एक दूसरे के साथ ये अमाइनो एसिड लिंक होते हैं। जैसे हमने पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड के अंदर पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइड के बॉन्ड या लिंकेज होता है, तो इसी तरह से अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के दरमियान एक लिंकेज या बॉन्ड होता है, और उस लिंकेज या बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड बनता है, इसको हम सीखेंगे। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड, और जिसमें एक आपको पता है कि अमाइनो ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, ये अमाइनो ग्रुप है। दूसरी तरफ से क्या, कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जिसको C डबल बॉन्ड OH के जरिए लिख सकते हैं, ये COOH सेम है। और इधर जो है इसका जो रेडिकल R ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम H लिखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि R ग्रुप उधर जो H है तो ये ग्लाइसिन। इसी तरह से एक ये अमाइनो एसिड प्लस में ये अनदर अमाइनो एसिड होंगे, यहाँ पे बनाते हैं। जैसे अगेन कार्बन, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, और इधर जैसे यूनोवेरिकल के जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम इस फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे NH2, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है थोड़ी देर पहले ही करके हमने लिखा है C डबल बॉन्ड OH। और इस अमाइनो एसिड को हम बनाते हैं ग्लाइसिन और एलिनीन। जैसे फॉर एलिनीन होगा तो अगर हम क्या है CH3 CH3 होगा तो ये क्या होगा? ये एलिनीन होगा, ये एलिनीन होगा। ग्लाइसिन और एलिनीन का आपस में बॉन्ड या लिंकेज के जरिए कनेक्ट होना, ये हम सीख रहे हैं कि एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में कैसे लिंक होगा, अटैच होगा, बॉन्ड बनेगा, किस तरह का बॉन्ड बनेगा, प्रोसेस कौन सा होगा। अगेन एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जो है लिंक हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, प्रोसेस कौन सा होगा? प्रोसेस केड़ो प्रोसेस? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। ये प्रोसेस का नेम है कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। कंडेंसेशन भी कहते हैं या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। जो शुरू में हमने पढ़ा था इसके अंदर होता क्या? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, और क्या बनता है उस जगह पे? उस जगह पे क्या बनता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो ये भी प्रोसेस कंडेंसेशन का है, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और बॉन्ड बनेगा। इसका जो अपोजिट प्रोसेस होता है, जब भी अमाइनो एसिड वो बनेंगे किसी प्रोटीन से तो वो हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये प्रोसेस जिसमें दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो रहे हैं या जुड़ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस का नेम है कंडेंसेशन या जिसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे यूनोवेरिकल प्रोसेस आपके जहन में आ गया। H की जैसे आपको बताया कि अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH दूसरे का H, एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H
और दूसरी जैसे अमाइनो एसिड के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का OH, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों वेरिएबल आपने सीखा भी है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो इधर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल की वजह से इधर एक बॉन्ड बनेगा। लाइन जो केमिस्ट्री के अंदर ऐसे आप लाइन से नहीं, ये बॉन्ड को शो करती है। तो अभी देखिए लाइन की इस तरफ क्या है, लाइन की इस तरफ C है और C के साथ क्या है, डबल बॉन्डेड O है। लाइन की उस तरफ क्या है, उस लाइन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो इधर देखो ये N है और N के साथ क्या है, H है। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नेम होता है पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। बहुत ही मेनी टाइम के सवाल भी आने पर कि पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है, तस्वीर के जरिए कभी सवाल आया था एक दो बार, तो आप यकीनन नोट करेंगे ये है पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड है। बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट वही सेम रहते हैं जो अमाइनो एसिड के हैं। तो इधर आप देखें, इसके बाद ये क्या है, C है, इधर H है और इधर NH2 है, वही सेम NH2 है सेम, और इधर जो क्या है H मौजूद है। अब उस साइड पे जाए, उस साइड पे जाएंगे, लेकिन इधर C पड़ा है, इधर H पड़ा है और C डबल बॉन्ड O एंड OH मौजूद है। और इस तरफ आएंगे तो क्या CH3 है, CH3 है। तो यानी एक जैसे एक बॉन्ड बना है, वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है, तो इस प्रोसेस सेकंड रिएक्शन है। अब उसके नतीजे में क्या बना है, दो अमाइनो एसिड के नतीजे में क्या बना है, नतीजे में जो एक दो अमाइनो एसिड वाली स्ट्रक्चर बन गया, उस स्ट्रक्चर का नेम है गिलाइसिल। गिलाइसिल, गिलाइसिल रेफर्स टू गिलाइसिल, गिलाइसिन एलिनीन, गिलाइसिल एलिनीन। गिलाइसिल एलिनीन एक डाइपेप्टाइड है, गिलाइसिल एलिनीन एक डाइपेप्टाइड बन गया है। गिलाइसिन और अमाइनो एसिड जो एलिनीन की कॉम्बिनेशन, गिलाइसिल एलिनीन एक डाइपेप्टाइड बना, ठीक है सर, ये डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड। गिलाइसिल एलिनीन इज अ डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, गिलाइसिल एलिनीन इज अ डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड के अंदर क्या मौजूद है, डाइपेप्टाइड के अंदर जैसे टू अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन से है। बाई डेफिनेशन ये होगा कि जैसे ऐसा कंपोनेंट जिसको अगर ब्रेक किया जाए तो दो अमाइनो एसिड या दो अमाइनो एसिड ज्वाइन होकर डाइपेप्टाइड बनेगी। डाइसेक्राइड को आप ध्यान में रखें, कैसे डाइसेक्राइड होते हैं, दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं, या एक ऐसा शुगर जिसके अगर हाइड्रोलिसिस हो और दो मोनोमर से उनके मोनोसेक्राइड में ब्रेक हो तो वो डाइसेक्राइड कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये होगा, डाइसेक्राइड होगा। तो होपफुली आपने इसमें सीखा होगा कि किस तरह से अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये जितनी स्ट्रक्चर थी डबल बॉन्ड वो N और H जो ये बॉन्ड जो बना है, इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का। इस तरह से थाउजेंड्स की तादाद में, ये तो दो हमने बनाए, थाउजेंड्स की तादाद में भी जैसे कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड थाउजेंड्स की तादाद होते हैं। तो जितने थाउजेंड्स की तादाद में भी अमाइनो एसिड होंगे तो हर एक अमाइनो एसिड के दरमियान ऐसा ही एक बॉन्ड बनता जाएगा जिस बॉन्ड का नेम है पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। तो जितनी लंबी चेन बनती जाएगी अमाइनो एसिड की, तो उधर पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड बनता जाएगा। प्रोसेस सेम होगा, सिमिलर होगा। और एक लंबी चेन आपको अमाइनो एसिड जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं, तरीका यही सेम होगा। वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी और बॉन्ड बनता जाएगा। कैसे बॉन्ड बनता है, जैसे एक अमाइनो एसिड का कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमाइनो ग्रुप का H आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा। जहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ उसी जगह पे उसी पॉइंट पे एक बॉन्ड बनेगा। बाकी दोनों साइड में जो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है वो सेम या सिमिलर होते हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन का अमल होता है, उसके नतीजे में आप देखते हैं एक डाइपेप्टाइड बना है। और उस डाइपेप्टाइड जैसे गिलाइसिन और एलिनीन की कॉम्बिनेशन के नतीजे में गिलाइसिल एलिनीन बन गया, गिलाइसिल एलिनीन डाइपेप्टाइड बन गया। इसलिए हम इसको एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें टर्म्स मौजूद है, कौन कौन सी टर्म्स मौजूद है हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो चंदेली टर्म्स तो हमारे बुक में नहीं है। जैसे अमाइनो एसिड को जैसे एक सिंगल अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड जो इसका जैसे मोनोमर है, उसके बाद जैसे डाइपेप्टाइड,
डाइपेप्टाइड का मतलब होता है, डाइपेप्टाइड का मतलब है 2 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड इज अ डाइपेप्टाइड। अगर रक्त है ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड है तो इसका मतलब है 3 अमाइनो एसिड है, 3 अमाइनो एसिड है। अगर रक्त है टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड अगर लफ्ज है टेट्रापेप्टाइड तो उसका मतलब है 4 अमाइनो एसिड है। अगर टर्म है पेंटापेप्टाइड है, फॉर एग्जांपल पेंटापेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड है, उसका मतलब है 5 अमाइनो एसिड है। इसी तरह से हमारे बुक के अंदर एक टर्म मौजूद है पेप्टोन्स, अगर मौजूद है पेप्टोन, इसका मतलब है कि मोर देन 10 अमाइनो एसिड, मोर देन 10 अमाइनो एसिड इज द पेप्टोन। पेप्टोन के बाद जैसे कि पॉलीपेप्टाइड लफ्ज जो हमारे बुक में नहीं है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जिसे कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो होता है उसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं, पर मोर देन 50 अमाइनो एसिड होते हैं अक्सर बुक्स में लिखा होता है, ये पॉलीपेप्टाइड है। जैसे आप लोग जो आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है तो अल्टीमेटली ये अमाइनो एसिड में ब्रेक होते हैं या कन्वर्ट होते हैं। जब तक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी तो डाइजेशन का प्रोसेस जैसे कहते हैं कंप्लीट नहीं होता है। डाइजेशन जैसे आगे सबसे क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन की एरिया, तो ये सब प्रोसेस होता है एंजाइम्स की मदद से होता है। और ऐसे एंजाइम्स की कैटेगरी होती है प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन को ब्रेक करने वाले, और ये एंजाइम को एकदम एक अमाइनो एसिड से ब्रेक नहीं करते। जैसे आपको पता है पहले जो पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है उसमें शार्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टोन्स और फाइनली उसको जो है अमाइनो एसिड से ब्रेक करता है। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, जो प्रोसेस होगा हाइड्रोलिसिस का होगा, प्रोसेस का हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस को देखिए जिसमें अमाइनो एसिड जो है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में ब्रेक होते हैं, इस प्रोसेस का नाम होगा हाइड्रोलिसिस। बनने का अमल जो था वो कंडेंसेशन है, और ये डाइजेशन जो हो रही है ये हाइड्रोलिसिस है। अल्टीमेटली एक सिंगल अमाइनो एसिड में जब तक कोई चीज चेंज नहीं होती है तो मीन्स हम कहेंगे कि मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो मुकम्मल डाइजेशन होती है तो आपको बताया हमने इलस्ट्रेशन में भी बनाया था, जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड है, ये रिकवर नहीं हो सकते। इंडिविजुअल जब अमाइनो एसिड है ये ब्रेक होगा तो ये सेल के अंदर एंटर हो सकता है। तो इस तरह से जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसके अंदर हम सीख सकते हैं। थोड़ा सा इधर फिजिकल स्टूडेंट से बैठे उनसे सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा सवाल पूछते हैं, पूछो है मामा सवाल पूछो ना, पूछो पूछो मैं पूछूं। हाँ ये जो पेंटापेप्टाइड है, पेंटापेप्टाइड आहे इनमें साई हमारी तो बहुत घना बस तैयार हो गए वाटर बने जो होंगे उसका सारा बना है चार पक्के की पंजों की नहीं यही है कि कारण चल रहा था ना, यही है कि कारण चलने में थोड़ा इतनी काफी आई जैसे कहा बदल जाना होता घना टुकड़ की घना टुकड़ है तो आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, एक चीज ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जब लफ्ज आप डाइपेप्टाइड इस्तेमाल करते हैं तो ये अमाइनो एसिड को शो करता है, ट्राइपेप्टाइड है तो ये अमाइनो एसिड ये 3 अमाइनो एसिड है, टेट्रापेप्टाइड है तो ये 4 अमाइनो एसिड है। जो बॉन्ड होगा उसका अगर पेप्टाइड एक बार उसमें कम करें, सही बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसके अंदर एक और क्वेश्चन हमें सीखना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन का सहारा लेंगे। सीरीज और सीक्वेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमें इंसुलिन मॉलिक्यूल हमारे बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है इंसुलिन, उसको थोड़ा देखना है और उसी में सीखना है। मोर एक और पॉइंट आपने इंटर क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि ग्लूटामिक एसिड में रिप्लेस बाय वैलिन, ग्लूटामिक एसिड में रिप्लेस बाय वैलिन। हीमोग्लोबिन के अंदर सब अमाइनो एसिड की कार्बन सेम सिमिलर होती है, जैसे एक अमाइनो एसिड
उसके अंदर जो 6 नंबर सीरीज में मौजूद होता है उसके अंदर अगर चेंज आती है तो आप देखिए इतना बड़ा डिसऑर्डर हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस कर जाएगी। उससे भी आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि सीरीज आर सीक्वेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि एक नॉर्मल प्रोटीन बनने के लिए। बाकी तो सब हीमोग्लोबिन के अंदर करते जो उनकी आर्डर सीरीज सीक्वेंस सेम ही थी, पर 6 नंबर वाले ग्लूटामिक एसिड, नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, उसकी जगह में वैलिन आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। एक भी अमाइनो एसिड की तरतीब में फर्क आने से ही होता है। तो थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन का सहारा लेंगे जिसमें हम इंसुलिन की बुक में भी तस्वीर मौजूद है, इंसुलिन को जरा सीखना है तो बाकी तो सारी चीजें होगी, इंसुलिन को हम देखेंगे, इंसुलिन के हवाले से देखेंगे आओ किस तरह से इंसुलिन मालिक्यूल जो होता है। तो जैसे आपको पता है इंसुलिन मालिक्यूल के अंदर 2 चेन्स होती है, इम्प्रूवर देता है प्राइमरी मैकेनिज्म क्वांटिटी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आप लोग क्योंकि ये लीनियर होती है, स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन अमाइनो, ठीक है। तो 2 इसकी चेन्स होते हैं, एक जो चेन होती है उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी जो चेन होती है उसके अंदर जो 31 अमाइनो एसिड है। एक 30 अमाइनो एसिड और 21 अमाइनो एसिड एक चेन और दूसरी चेन होती है उसके अंदर 30, टोटल जो कितने अमाइनो एसिड 51 अमाइनो एसिड। चेन कितनी है? 2 चेन है, एक चेन जैसे ए चेन है उसके अंदर 21, बी चेन है उसके अंदर जैसे 30 अमाइनो एसिड, तो टोटल 35। ये शार्ट फॉर्म में लिखे हुए सब अमाइनो एसिड के लिए, टोटल ये अमाइनो एसिड के लिए शार्ट चेन को जैसे ये ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, वेलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामीन है, सिस्टीन है, थ्रियोनीन है, सीरीन है, आइसोल्यूसिन है, ये सब शार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? 20 टाइप की अमाइनो एसिड। इंटरक्लास का जो जेनेटिक कोड वाला जो चैप्टर है जेनेटिक कोड, उसके अंदर जो आप ऐसा बॉक्स बनाते हैं 64 मोडार्न बनाते हैं उसके अंदर 20 टाइप का अमाइनो एसिड मौजूद है, 20 टाइप का अमाइनो एसिड। तो इसमें जो हमारी हिस्ट्री बुक के हवाले से पॉइंट नोट करनी है, जैसे आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पे आप देखिए 7 नंबर की एक चेन के अंदर 16 है, दूसरी चेन के अंदर भी 16 है, ठीक है। जो इनके दरमियान एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक इधर भी सल्फर तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। एक बार ये टेक्स्ट पार्ट के अंदर नहीं है पर आप जरा तस्वीर के हवाले से इनको नोट करेंगे। इसी तरह से जो 20 अमाइनो एसिड वाली चेन है, 20 अमाइनो एसिड वाली चेन वो है 21 का, ये आखिर में 21, तो उसके अंदर जो 20 नंबर पे 16 है और इधर आप जैसे देखेंगे 20 नंबर पे 16 है, 19 नंबर पे 16 है, 20 और 19 नंबर पे इधर ये 19 नंबर, तो इधर भी एक डाइसल्फाइड के दरमियान बॉन्ड या लिंकेज होता है। तीसरी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड या लिंकेज होती है, इसकी जो 21 अमाइनो एसिड वाली चेन के अंदर 6 नंबर और 11 नंबर के दरमियान, 6 नंबर अमाइनो एसिड और 11 नंबर अमाइनो एसिड के दरमियान 60 और 16 के दरमियान इधर भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड या लिंकेज होती है। 3 ये क्वेश्चन है थोड़े से हिडन फॉर्मेट में है, इनको आप थोड़ा नोट करेंगे। इसमें आपने ये लिखा है कि हर एक प्रोटीन की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, तादाद भी स्पेसिफिक होता है, तादाद भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वो भी स्पेसिफिक है, जैसे ए चेन के अंदर 21 और बी चेन के अंदर जैसे 30 है। तो इसी तरह से अगर आप देखें इनके अंदर ऑर्डर सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड वो भी जरा डिफरेंट है। मोर ओवर हमने ये भी पढ़ा है ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेरिएबल सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, सीरीज में डिफरेंस आने की वजह से हुआ है। पर इस जगह पे आपने बॉन्ड सीखने हैं कि किन किन जगहों में बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 7 में ये जो 6 नंबर और 11 नंबर के दरमियान ये सही 7 तो इसको आप जरा नोट करके नोट कर दीजिए, नोट करिए सवाल आएंगे।
देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। और उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई थी, जबकि क्वांटम थ्योरी ने सक्सेसफुली जो है वो आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आज हम पहले पढ़ते हैं बेटा कि इसके कुछ यूजेस दिए हुए हैं आपके बुक में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस दिए हैं, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है बेटा? एक जो एप्लीकेशन होती है बेटा, इसमें हम बनाते हैं फोटो सेल बेटा। एक होता है बेटा फोटो सेल। अब ये फोटो सेल क्या होता है बेटा? ये फोटो सेल बेटा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड converts light energy into electrical energy। ये जो होता है बेटा काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये जो होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये इस तरह से बनता है, ये एक एवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉन्केव शेप जो होता है वो कैथोड बनाते हैं, और एक इस तरह से एक प्लेट एनोड बनाते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जब हम यहाँ से इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, सपोज करें हम यहाँ से जब लाइट फॉल करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं, और इस तरह से होता ये है कि ये जो ऊपर से लाइट आती है इसकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इस तरह से लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम एक छोटा सा सेल बनाते हैं, जिस सेल के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस्तेमाल करके उसमें करंट बनाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये यूज कहाँ पे होता है? ये कोई सोलर पैनल की तरह, ये कोई बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक छोटा सा सेल होता है, और ये डिटेक्शन सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इज यूज्ड इन डिटेक्शन सिस्टम्स where beam of light is interrupted, जहाँ पे बीम ऑफ लाइट के अंदर इंटरप्शन होती है बेटा। ठीक है। is used in फायर अलार्म में यूज होता है, और ये यूज होता है बेटा ऑटोमेटिक डोर्स के अंदर। ऑटोमेटिक डोर्स हैं
और ये यूज होता है लाइन काउंटिंग के लिए। ठीक है, ये सब डिटेक्शन इसके सिवा भी है, ये कुछ मैंने यूज लिखे हैं, इसके सिवा होते हैं ये ऑटोमेटिक डोर जो होते हैं मुख्तलिफ मार्केट और प्लाजा के अंदर लगे होते हैं। जब बंदा उनके करीब जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके अंदर ये लगा होता है, जब बंदा उसके करीब जाता है तो लाइट का जो बीम होता है उसमें इंटरप्शन होती है और इस तरह से ये डिटेक्ट कर लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डोर के क्लोज आ गया और डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो ये जो डिटेक्शन के सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो होता है इसके अंदर इसका यूज दिया हुआ है वो होता है फोटो कंडक्टर। ठीक है, ये जो फोटो कंडक्टर होता है बेटा, ये एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसके अंदर इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, क्योंकि लाइट के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम से निकल जाता है। तो इसमें ये होता है कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो लाइट के फॉल करने से, ठीक है, लाइट के फॉल करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन आजाद होते हैं और इलेक्ट्रॉन के आजाद होने की वजह से ये कंडक्टर बन जाता है। जब लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करती तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं फोटो कंडक्टर। और इसकी कंडक्टिविटी 10,000 बार बढ़ जाती है जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है। ठीक है, तो आप इसको कहोगे कि ये जो होता है इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मकसद है इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं जाते, इसके अंदर ही रहते हैं लेकिन फ्री बन जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और इसके अंदर इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस 10,000 times when light is illuminated। इसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो इसकी कंडक्टिविटी 10,000 बार बढ़ जाती है। इज यूज्ड एज relay और ऑटोमेटिक लाइटिंग। ठीक है, या फॉर डिटेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये जो इस्तेमाल होता है बेटा, जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है आजकल शहरों के अंदर फ्रीक्वेंटली लगी हुई है, जब दिन होता है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, जब रात होती है तो वो खुद ब खुद ऑन हो जाती है। इसके अंदर ये फोटो कंडक्टर लगा होता है। जब सुबह में इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इनके अंदर करंट बनना शुरू हो जाता है और इसके अंदर लगा हुआ सर्किट डिटेक्ट करता है कि करंट बन रहा है, तो ये लाइट को ऑफ कर देता है। जब शाम के टाइम पे या अंधेरे में इसमें से लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करती तो ये इंसुलेटर होता है, करंट बनना बंद हो जाता है और इसका नतीजा ये निकलता है सर्किट डिटेक्ट करता है और जो दिन के टाइम पे करंट बनता है उससे उसके अंदर लगी हुई बैटरी चार्ज होती है और जब शाम के अंदर वो इंसुलेटर बनता है तो लगा हुआ सर्किट डिटेक्ट करके जो चार्ज की हुई बैटरी से लाइट को ऑन कर देता है। तो ये सेंसर के तौर पे काम करता है फोटो कंडक्टर जो होता है। और तीसरा जो होता है ये होता है फोटो वोल्टिक सेल। फोटो वोल्टिक सेल जो होता है बेटा, ये इस्तेमाल होता है लो EMF is used
इसके अंदर ईएमएफ इस्तेमाल नहीं होती। जैसे इसको काम करने के लिए ईएमएफ देनी पड़ती है, इसको काम करने के लिए ईएमएफ देनी पड़ती, इसको काम करने के लिए ईएमएफ देनी नहीं पड़ती। और ये इस्तेमाल होता है इज यूज्ड एज एक्सपोजर मीटर इन ऑटोमेटिक कैमरा। ये जो होता है बेटा एक्सपोजर मीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑटोमेटिक कैमराज होती है उनका जो लेंस होता है उस लेंस के आगे ये लगा होता है अपर्चर। जैसे आई का अपर्चर होता है, अंधेरे में जाने से बड़ा हो जाता है और रोशनी में जाने से वो थोड़ा छोटा हो जाता है। इसी तरह से जो ऑटोमेटिक कैमराज होती हैं उनके अंदर एक अपर्चर लगा होता है। जब कैमरा को आप लाइट के अंदर इस्तेमाल करोगे तो इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, करंट बनेगा और ये अपर्चर को छोटा कर दे। इसलिए कि अगर ज्यादा लाइट लेंस के ऊपर फॉल करेगी तो लेंस में एब्रेशन आएगी और पिक्चर जो होगी वो ब्लर आएगी। जबकि जब कैमरा को अंधेरे में इस्तेमाल करोगे तो इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो अपर्चर जो होगा बड़ा हो जाएगा। तो ये अपर्चर को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको एक्सपोजर मीटर कहा जाता है। एक्सपोजर मीटर का मकसद है जो लाइट को कंट्रोल करे। और इसके अंदर करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर 1 माइक्रो एम्पियर का करंट बनता है और इसको मुख्तलिफ जगहों पे फोटो सेल को और भी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पुराने जो टेक्निक थी ऑडियो और वीडियो को सेव करने में, कैसेट्स के अंदर जो पुराने जमाने की कैसेट्स होती थी उनमें पट्टी लगी होती थी, उस पट्टी के ऊपर डेटा सेव होती थी, तो उसको सेव करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये हमारा थॉम्सन इफेक्ट है। अब ये जो थॉम्सन इफेक्ट होता है बेटा, ये क्या होता है? देखें, आर्थर थॉम्सन ने, ये साइंटिस्ट था, इसने एक फिनोमेना नोटिस की कि जब एक्सरे को ग्रेफाइट के ऊपर फॉल करवाया जाता है तो ग्रेफाइट के ऊपर एक्सरे के फॉल करने के बाद जो एक्सरे स्कैटर होते हैं, उन स्कैटर्ड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी फिनोमेना जिसमें किसी भी एक्सरे के ग्रेफाइट के ऊपर फॉल करने के बाद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की चेंज को स्टडी किया जाए तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं थॉम्सन इफेक्ट। तो थॉम्सन इफेक्ट में हम किस चीज की स्टडी करते हैं कि वेन एक्सरेज आर स्कैटर्ड, when X-rays are scattered from इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, तो एक्सरे जो स्कैटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर होते हैं। ग्रेफाइट आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, देन देयर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस and wavelength increases। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे था, थोड़ा एक्सपेरिमेंट को समझ लेंगे। ये सपोज करें ये ग्रेफाइट का एक पीस है बेटा, आप कह लें कि ये बेटा एक ग्रेफाइट का पीस है, ये आप कह लें बेटा ये ग्रेफाइट का एक पीस है बेटा, ठीक है। और ये बेटा
ग्रेफाइट का एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस बना ले बेटा, और ये वाई एक्सिस है बेटा, इस तरह। यहां पे बेटा इसने कप्तान ने इस तरह से बहुत ज्यादा डिटेक्टर लगाए थे, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स लगाए थे बेटा। ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरह से डिटेक्टर्स लगाए, ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के सभी एक्सरे को एक्सरे डिटेक्टर्स लगाए गए थे, ठीक है। ये ग्रेफाइट का पीस है, यहाँ पे लाइन के ऊपर एक्सरे के डिटेक्टर्स लगे हुए थे, मकसद स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए थे जो एक्सरे को रिसीव कर रहे थे। इसने देखा कि जब इस तरह से एक्सरे आता है और एक्सरे जब इसके ऊपर फॉल करता है, तो एक्सरे जो होता है इनमें से कुछ ऐसे एक्सरे होते हैं जो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सरे थे जो इस तरह से 90 डिग्री से इस तरह से चले गए, ठीक है। और कुछ एक्सरे ऐसे थे जो इस तरह से सम एंगल से गए हैं। इनकी एंगल ले ले बेटा, ये इनकी एंगल, ये इनकी स्केचिंग एंगल ये। और कुछ एक्सरे ऐसे थे बेटा जो इस तरह से चले, ठीक है। और इनकी स्केचिंग एंगल जो है ये, ठीक है। तो बेटा इस तरह से इसने डिटेक्ट किया कि कुछ एक्सरेज अनडिफ्लेक्टेड है, बाकी कुछ एक्सरेज डिफरेंट एंगल स्पेस के साथ हो गए। ये बेटा अनडिफ्लेक्टेड है या अनस्कैटर्ड है, आप इसको कहेंगे स्कैटर्ड नहीं भी, अनस्कैटर्ड एक्सरे, ठीक है। अब इसके अंदर इसने क्या नोट किया, इसने नोट किया कि ये एक्सरे की वेवलेंथ है लेंदा, तो ये जो अनस्कैटर्ड है, इस अनस्कैटर्ड की वेवलेंथ लेंदा ही है। अनस्कैटर्ड की वेवलेंथ पे कोई भी तब्दीली नहीं है। यहाँ पे डिटेक्टर ने बताया जितनी वेवलेंथ इंसिडेंट की उतनी इसी की, जो 0 एंगल है। इसकी जो अनस्कैटर्ड है मीन्स उनकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितनी बेटा 0 डिग्री। लेकिन ये जो है इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, इसकी वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है। इसकी वेवलेंथ बढ़ गई और इसकी वेवलेंथ भी बढ़ गई है, इसकी वेवलेंथ भी बढ़ गई और इसकी वेवलेंथ भी बढ़ गई। और सबसे ज्यादा जो चेंज आई वो इसकी वेवलेंथ थी, ठीक है। कि जो अनडिफ्लेक्टेड थे उनकी वेवलेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन ये जो येलो है इनके अंदर बढ़ गई। ग्रीन की वेवलेंथ येलो की वेवलेंथ से ज्यादा बढ़ी कि जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ती है, आप देख सकते हैं बेटा ये जो होता है येलो, इसकी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये है, येलो से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होती है वो ग्रीन की ज्यादा है और इसकी उससे भी ज्यादा है। तो इसने ये नोट किया कि जैसे जैसे एक्सरे की एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज ज्यादा आ रही। तो इसमें आप कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं बेटा, यहां से आप इसको कह सकते हैं
कि जो है वो चेंज इन वेवलेंथ विड्थ, चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग एंगल विड्थ। ये स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करती है। इसकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, वेवलेंथ λ1 है, और स्कैटर्ड जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू डैश है और वेवलेंथ λ'। तो इसने ये नोट किया कि λ' ग्रेटर देन λ होती है और फ्रीक्वेंसी डैश लेस देन फ्रीक्वेंसी। स्कैटरिंग के बाद वेवलेंथ बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और ये जो चेंज होती है ये सब में एक जैसी भी नहीं आती। जिस एक्सरे की स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा कम हो रही है। ये जो चेंज इन वेवलेंथ या चेंज इन फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड कर रही थी? ये डिपेंड कर रही थी स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, ठीक है। और ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ये डिपेंड किस पे करती है बेटा? स्कैटरिंग एंगल। अब अगर ऐसा होता है तो इसमें ऐसी अजीब बात क्या है, ठीक है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हो रहा था वो अजीब इसलिए था क्योंकि लाइट को वेव माना जाता था, और जो मैक्सवेल की थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसके अंदर ऐसी क्या अजीब बात है कि अगर एक्सरे को हमने फॉल करवाया और एक्सरे स्कैटर हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज हुई, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि जिसको हम कंसीडर करें? इसमें जो अजीब बात है वो ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। ये एक्सप्लेनेशन हमने पहले नहीं की। एक्सप्लेनेशन on the basis of electromagnetic wave theory। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग होती है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, इसका मकसद है उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट करती। अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज है, इसका मकसद है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड 1 सेकंड में 10,000 बार ऑसिलेट करती। उमरपुर की एफएम की जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो 95.4 मेगाहर्ट्ज है। इसका मकसद है कि उमरपुर की एफएम रेडियो स्टेशन की जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी या रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो 95.4 हर्ट्ज है। तो इसकी एक सेकंड में 95.4 अब इसके मुताबिक जब के ऊपर एक
इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो जो एक्सरे आप ग्रेफाइट के ऊपर फॉल करवा रहे हो वो एक्सरे एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा जो फ्रीक्वेंसी हमने एक्सरे की उसके ऊपर दी है। और जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की होगी। तो इसका मकसद है कि जो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली जो दूसरी एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो इंसिडेंट एक्सरे की। अगर इंसिडेंट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी 10 है तो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 10 होगी, और इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले एक्सरे की भी कौन सी हो जाएगी, 10 होगी। इसका मकसद है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सरे जब फॉल करता है ग्रेफाइट के ऊपर तो एक्सरे के अंदर होती ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही एक्सरे फॉल करेंगे ग्रेफाइट के अंदर, उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे की होगी, और इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने की वजह से जो दूसरे एक्सरेज बनेंगे वो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो इंसिडेंट एक्सरेज की होगी। इसलिए जो स्कैटर्ड एक्सरेज होते हैं वो एक्सरेज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से पैदा होते हैं। तो स्कैटर्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज नहीं आती। मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि ये जो एक्सरेज होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, देयरफॉर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे कि इस थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया था, दिस थ्योरी predicted no change in the frequency and wavelength of scattered X-ray। ठीक है, अब अगर इसको क्वांटम थ्योरी को देखें, explanation on the basis of क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे एक्सप्लेनेशन में क्वांटम थ्योरी कहती है कि एक्सरे इज मेड अप ऑफ फोटॉन। ठीक है, और ये है दिस इज particle collision, this is elastic collision between two particles, electron and photon। बेटा क्वांटम थ्योरी कहती है आप एक्सरे को वेव नहीं समझे। अगर आप एक्सरे को वेव समझोगे तो ये इंटरेक्शन होगा बिटवीन वेव एंड पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और एक्सरे को अगर हम वेव मानेंगे तो ये इंटरेक्शन होगा बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। क्वांटम थ्योरी ने कहा आप एक्सरे को वेव नहीं माने, आप एक्सरे को फोटॉन मान लें। अगर आप एक्सरे को फोटॉन मानोगे तो ये जो इंटरेक्शन है ये दो पार्टिकल का इंटरेक्शन, जैसे दो बाल आपस में एक्साइट करते हैं, आप ये समझ लें फोटॉन भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, पार्टिकल। तो जब फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से एक्साइट होता है तो फोटॉन जो होता है ना वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है।
जैसे दो बाल अगर स्ट्राइक करेंगे तो एक बाल अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करता है, दूसरे बाल को ट्रांसफर करता है। नतीजा ये निकलता है कि एक बाल की एनर्जी कम होती है और दूसरे बाल की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी आप एक्सरे को फोटॉन मान लें और आप ये समझें कि ये दो पार्टिकल की इलास्टिक कोलिजन, जब फोटॉन इलास्टिकली कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो फोटॉन अपनी सम एनर्जी ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, और फोटॉन जब अपनी सम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो उसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होती, फोटॉन की स्पीड इसमें चेंज नहीं होती, चेंज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। तो आप कहोगे कि फोटॉन transfers part of energy to electron, therefore its energy decreases, energy decrease होती है, hence frequency decreases and wavelength increases because C जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन के बुनियाद पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मकसद है ये फिनोमेना भी क्लियरली बताती, ये इरिफ्यूटेबल, आप कह सकते इस एविडेंस से इनकार नहीं किया जा सकता, ये क्लियर इंडिकेशन थी, ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली बता रहा था कि लाइट की नेचर कौन सी है, पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि ये एक्सपेरिमेंट कहता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती है। और इस थ्योरी के मुताबिक ये पार्टिकल कोलिजन है, फोटॉन भी पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, पार्टिकल। अगर आप एक्सरे को फोटॉन मान लेते हैं तो ये एक्सप्लेन हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कम्पटन इफेक्ट, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी failed to explain the quantum theory, to explain the Compton effect better. आप कहोगे कि क्वांटम थ्योरी successfully explained Compton effect। ठीक है, अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की चेंज का फार्मूला करें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की चेंज का फार्मूला इलास्टिक कोलिजन के फार्मूले इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होती है। तो कम्पटन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉज को इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की चेंज के फार्मूले भी बनाए और उन फार्मूलों में जो भी एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट थी उनको मैच किया बेटा। तो इसके अंदर जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट t स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। इसका मकसद है चेंज इन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे। और ये लॉ कहां से आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसका मकसद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि
इस एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पे जो फार्मूले ड्राइव हुए वो फार्मूले भी सही है। और अगर वेवलेंथ की चेंज करोगे, डेल्टा लेमडा डैश माइनस लेमडा 1, या इस तरह से करने बेटा कि लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 H अपान M नॉट C 1 माइनस कॉस। इसमें C स्क्वायर है, इसमें कौन सा होता है? खाली C। अब अगर स्केटरिंग एंगल 90 है, इस पर थीटा इज 90 डिग्री, अगर कोई भी एक्सरे जो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस एक्सरे की स्केटरिंग एंगल कौन सी? 90 डिग्री। तो इसके अंदर चेंज इतनी आती है बेटा, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन M नॉट C 1 माइनस cos 90 डिग्री। तो डेल्टा लेमडा कितनी हो जाएगी बेटा? H अपॉन M नॉट C इज इक्वल टू द लेमडा नॉट, जिसको हम कहते हैं कम टर्म शिफ्ट इन वेवलेंथ। जो 90 डिग्री पे वैल्यू आती है ना वेवलेंथ की चेंज की, उसका नेम हम रखते हैं कम टर्म वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ये याद रखनी है, इज इक्वल टू 2.426 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। 90 डिग्री पे जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आती है वो इतनी आती है, ठीक है। अब आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू H अपॉन M नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो डेल्टा लेमडा को आप लिख सकते हैं लेमडा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले को आप छोटा भी बना सकते हैं। लेमडा नॉट किसके बराबर होता है? H अपॉन M नॉट C, जिसकी वैल्यू कौन सी होती है? 2.426। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 426 10 पावर माइनस 12 1 माइनस कॉस। अगर आपको किसी भी एंगल पे चेंज इन वेवलेंथ हो तो आप यहाँ पे थीटा पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाए, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेंगे, चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होगी कम टर्म शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, तो इसके अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं 1 अपॉन न्यू 2 माइनस 1 अपॉन न्यू 1 इज इक्वल टू बेटा लेमडा नॉट अपॉन C। क्योंकि इसके अंदर कौन सा होता है बेटा? H अपॉन M नॉट C स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस cos थीटा। इसको आप इस तरह से लिखेंगे 426 10 पावर माइनस 12 अपॉन C 1 माइनस cos थीटा। इस तरह भी फार्मूले को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कम इफेक्ट। कम इफेक्ट ने भी इस बात को सजेस्ट किया कि लाइट की नेचर अगर आप पार्टिकल मानते हो तो ये फिनोमेना सही है, और ये फिनोमेना हमें बताती है कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल है। चल देखते हैं।